नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम सीटेट जनवरी 2024 के बैच में अपनी 8th क्लास लेने आए हैं। आप सब इस 8वीं क्लास में जैसे कि सीटेट की तैयारी चल रही है, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको जो मैथमेटिक्स का वो है सीटेट में सिलेबस वो कंप्लीट बताया था, उसमें क्या क्या आएगा और कितने कितने नंबर का मैथमेटिक्स 2 पार्ट में मैंने बताया था। वो सब कुछ पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे इसके पेडागोजी पार्ट की बात करेंगे। जो मैथ का पेडागोजी है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्यों हो जाता है? मान लीजिए काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ थोड़ा टफ लगता है या फिर थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जिसको बिल्कुल मैथ भी नहीं आता हो वो भी आराम से 30 में से 25 नंबर लेकर आएगा। तो आज की क्लास हमारी 25 नंबर पक्के करेगी, यानी कि इस क्लास से हमारी शुरुआत हो जाएगी जिससे हम कैसे 25 नंबर लाए मैथ में, मिनिमम 25 नंबर कैसे ला पाए उसकी बात करेंगे। पेडागोजी आपकी आएगी मैथ की 15 नंबर की। इन 15 नंबर से तो हमारे 15 नंबर पूरे के पूरे पक्के होंगे, बाकी के 10 नंबर कैसे पक्के होंगे वो भी हम बात करेंगे। तो अब ये हमारी क्लास मैथमेटिक्स की चल रही है। ऐसे ही मैं बदल बदल के सब्जेक्ट आपके पास लाऊंगा जिससे आपको सीटेट में हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता हो और आप अपनी तैयारी काफी आराम से कर पाए। सबको पता है सीटेट का एग्जाम कब है? 21 जनवरी 2024। इसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी कराऊंगा आपकी, और एक भी टॉपिक एक भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं, इतनी गारंटी है मेरी। बस आपको जो जो मैं होमवर्क में देता जाऊं उसको करना है अच्छे से, और जो सिलेबस में कराऊं उसको समझ लेना है। कोई चीज अगर आपके नहीं समझ में आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आपकी जो भी कमेंट होगी उनका नेक्स्ट क्लास में रिप्लाई किया जाएगा, जिससे कि आपको ना सिर्फ वो लिखित में समझ में आए, मेरे मुंह से सुनकर भी आपको वो पूरी अच्छी तरह से डिटेल में समझ में आ जाए जिसका आप आंसर चाह रहे हो वो सब चीज। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज मैं आपको पेडागोजी के क्वेश्चन कराऊंगा, और वो कब के कराऊंगा? सॉल्व पेपर के कराऊंगा। सबसे पहले मुझे मालूम है आपके लिए सीटेट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किससे कितना आपका मैथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आएगा वो मुझे काफी अच्छे से पता है। तो मैं आपको सिलेबस के साथ साथ सॉल्व पेपर में कराता ही जाऊंगा। तो अभी सॉल्व पेपर करेंगे हम 2019 में जो जुलाई में हुआ था ऑफलाइन पेपर उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो से आप एक चीज और सीखोगे, 30 में से कैसे पता करें कि ये क्वेश्चन पेडागोजी का और ये क्वेश्चन मैथ का है। मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लाइन से सारे क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा आपको। जो पेडागोजी का होगा उसको कराएंगे, समझेंगे हम, और जो मैथ का होगा सॉल्विंग वाला उसको हम स्किप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या लिख रहा है? एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। ये उस अध्यापक ने बोला है छात्रों को, और कक्षा 4 के छात्रों को बोला है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? अब मैं आपको पूछूं कि जैसे ये 25 टाइल कैसी होती है? ऐसी होती है, या तो वो वर्गाकार होगी या फिर आयताकार होगी। ठीक है, तो इन्हीं दो तरीके की टाइल होती हैं। ज्यादातर टाइलें वर्गाकार होती हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या वर्गाकार में हम कोई चीज भर सकते हैं? जैसे कि हम किसी बाल्टी में पानी भरते हैं उस तरह से इस टाइल में कोई चीज भर सकते हैं? नहीं भर सकते। यानी कि इन टाइलों से हम क्षेत्रफल और परिमाप ये सब चीज तो सिखा सकते हैं बच्चे को, लंबाई वगैरह, लेकिन इससे आयतन नहीं सिखा सकते। अब आप इसके ऑप्शन देखिए, इन सब में आयतन लिख रहा है। पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल परिमाप आयतन, यानी क्षेत्रफल और परिमाप तो ठीक है, लेकिन इससे आयतन की हम अवधारणा बच्चे को नहीं सिखा सकते। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल आयतन लंबाई, फिर इसमें आयतन आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा है सी आयतन क्षेत्रफल और लंबाई, फिर इसमें आयतन है, ये भी नहीं होगा। डी है क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप, यानी कि ये तीनों क्षेत्रफल भी होते हैं, गुणनखंड हर एक टुकड़े के अलग अलग भाग को ही हम गुणनखंड बोलते हैं। एक चीज के कितने टुकड़े होते हैं? मान लो जैसे ये है एक बड़ी टाइल, या टाइल क्यों, कमरा मान लो ये, तो इसमें ऐसी छोटी छोटी टाइल आएंगी,
इससे बच्चे को हम गुणनखंड बता सकते हैं कि इतनी बड़े कमरे में इसके इतने गुणनखंड हो गए। इस तरह से सब टुकड़ों को गुणनखंड कहते हैं, सबको पता होगा। जैसे मैं बोलूं 16 के गुणनखंड क्या है, तो आप बोलेंगे 1 है, 2 है, जिससे 16 में पूरा भाग जाएगा वो गुणनखंड कहलाएंगे 16 के। 2 है, 4 है, और 4 के बाद क्या आता है, 8 है, और फिर खुद 16 है। तो ये कितने गुणनखंड हो गए, ये सब 16 के क्या हो गए, गुणनखंड। तो इसी तरह से ये गुणनखंड हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं इन टाइलों की मदद से। तो इन टाइलों की मदद से बच्चा सीखेगा क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन बिना डॉट के यानी बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर पाएंगे, वो क्वेश्चन आपका पेडागोजी का होगा। इसमें हमको पेन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे पढ़ते गए और आंसर मिल गया हमको। उसी तरह से जिस क्वेश्चन के लिए हमको सॉल्व करने के लिए पेन उठाना पड़ जाएगा, समझ लो वो क्वेश्चन हमारा सॉल्विंग का है, उसको हम स्किप करेंगे। तो अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। उत्तर है हमारा डी, बिल्कुल सही। इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से क्षेत्रफल, गुणनखंड एवं परिमाप की गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपना। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। अब पियाजे ने ये कथन दे रखा है अपना, तो ये आपको बस एक बार पढ़ना है, फिर आपका कभी भी पेपर में आए मैथ से रिलेटेड आप इसको काफी इजीली बता देंगे। तो पियाजे ने दे रखा है, इसका आंसर है सी। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। यानी कि पियाजे ने बोला है कि जो बच्चा होता है वो पहले वेट को समझता है कि कोई चीज कितनी भारी है। यानी कि ये मान लीजिए ये तराजू है, और इस तराजू में आप कुछ सामान रखेंगे और इसमें कुछ सामान रखेंगे, और बच्चा उस सामान को उठाकर देखकर भी बता देगा काफी आराम से कि ये वाला हल्का है, ये भारी है, और अपने हाथ में भी उठाकर वो बता देगा ये भारी है, ये हल्का है। लेकिन अगर इसी तराजू की जगह यही कोई चीज इन बर्तनों में रखी होगी, कुछ इस तरीके के बर्तन की, इन दोनों बर्तनों में एक चीज रखी है। अब मान लीजिए कि एक बर्तन तो काफी ऊंचा है और दूसरा बर्तन काफी लंबा कर देते हैं हम, इस तरह का। अब दोनों में बराबर पानी है, ये थोड़ा पतला है और लंबा है, और ये थोड़ा चौड़ा है थोड़ा लेकिन छोटा है। दोनों में बराबर पानी है, लेकिन बच्चा जिसको ऊंचा देखता है उसको ज्यादा बताएगा। बच्चे में आयतन की समझ बाद में आती है, पहले भार की आती है। ये पियाजे ने बोला है इस तरह के सिद्धांत पर। उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करके बच्चों से पूछा भी था, जिसको ग्लास जूस वाला एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये एक तरीके से पियाजे ने अपने एक्सपेरिमेंट का पूरा निष्कर्ष दिया है। तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि बच्चे को पहले भार की समझ आती है, उसके बाद आयतन की समझ आती है। तो भार की समझ पहले आ जाती है, आयतन की संरक्षण या समझ से पहले। ठीक है। इसका हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन यह है कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह हैं। सबसे पहला इन्होंने वॉन हेले ने दिया था ज्यामितीय चिंतन। ज्यामितीय चिंतन को वॉन हेले ने कैसे दिया था उसको हम पढ़ेंगे इसमें, इसकी एक्सप्लेनेशन में। वॉन हेले के स्तर पर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह ज्यामितीय चिंतन है। वॉन हेले के स्तर सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में सोचने या समझने के 5 स्तर होते हैं, और उन्होंने स्तर स्टार्ट किया है 0 से। तो 0 से लेकर 4 तक इनके 5 स्तर हो जाएंगे। और पहला है स्तर 0 दृश्य, दूसरा है स्तर 1 विश्लेषण, और तीसरा है स्तर 2 अमूर्त, और फोर्थ है स्तर 3 कटौती, और फिफ्थ है स्तर 4 कठोरता। तो ये ज्यामिति के आधार पर दिए हैं वॉन हेले ने। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होता है पीवाईक्यू से, फिर भी हम अभी सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं जिससे हमें समझ में आए कि मैथ की पेडागोजी कैसी होती है।
लेकिन हमको पढ़ने सारे पीवाई क्यों, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हर बार बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होते हैं और काफी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि भले ही उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस कर देंगे अंकों का यानी संख्या का, लेकिन क्वेश्चन पूरा वही होगा सॉल्विंग वाले भी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फोर्थ। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या है? विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। इसके बाद आप देखेंगे तीनों ऑप्शन, तीनों में कंठस्थ करना, ये काफी नेगेटिव हो जाता है। एनसीईआरटी की आप एक बात ध्यान रखना, वहां ना रटना होगा ना जबरदस्ती होगी, हर एक चीज बच्चे के ऊपर होगी, इसीलिए तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं हम। ऐसे ही सी क्या है? प्रयत्न त्रुटि विधि, ये तो ठीक है, चित्रांकन करना भी ठीक है, लेकिन फिर इसमें कंठस्थ करना आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना और फिर रट लेना, ये फिर दोबारा गलत हो गया। एक तो पीछे से हल करना भी गलत है और रट लेना भी गलत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया फोर्थ का? ए। अब इसका ए को एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो बस वो यही बता रहे हैं जो इसके आंसर में दे रखे हैं कि गणित में प्रश्न हल करने का निम्नलिखित कौशल है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना और चित्रांकन करना। ये चारों गणित में प्रश्न हल करने के कौशल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? अब आप देखिए इसमें भी हमको सिर्फ उसने पूछा है कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है, तो बस ये बताना है हमको, सॉल्व तो करना नहीं है, यानी कि ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो जब भी दशमलव की संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम उसको किससे समझाते हैं? ग्राफ पेपर से। जो आपने देखा होगा काफी छोटे छोटे उसमें चेक के खाने होते हैं और बड़े खाने भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। उसी ग्राफ पेपर के हेल्प से हम बच्चों को ये दशमलव वाले गुणन समझाते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी शिक्षण। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम में दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए ग्राफ पेपर का प्रयोग उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए, आंसर सी है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अब आप देखिए इसके बचे हुए तीन अभी हम ऑप्शन पढ़ेंगे, वो बिल्कुल ऐसे होंगे कि आप फिर कहेंगे कि सीटेट कितना इजी है। ये तो काफी हमने जो एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो पढ़ लिया सबसे पहले। छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, छात्रों के जो अनुभवों से जुड़ा हुआ अगर आप पढ़ाएंगे कुछ भी तो वो उनको काफी जल्दी और काफी अच्छे से ऐसा समझ में आएगा जिसको वो कभी आगे नहीं भूलेंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारा इसका पहला ऑप्शन जो कि गलत है। गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, यानी कि गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला अगर पाठ्यक्रम होगा एनसीएफ का तो उससे क्या फायदा होगा? बच्चा कठोरता की कोई भी चीज सीख सकता है क्या जिससे उसको रटना पड़े और एक तरीके से उसको बेमन कोई सॉल्व करना पड़े? जिसमें कठोरता होगी वो क्या कर पाएगा? बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बी, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। आप आने वाले गणित के लिए तैयार कर रहे हो और जो गणित चल रहा है बच्चे के मेंटल लेवल पे वो उसे आता नहीं है, तो इसका क्या फायदा? इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। डी क्या है? कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होगा तो इसका बच्चे से क्या रिलेशन है? अगर आप अपने ही कार्यों के ऊपर बच्चे को तैयारी करा रहे हो गणित की, बच्चा सीखेगा कब? आप बच्चे को देखकर बच्चे के अकॉर्डिंग सिखाने आए हो, ये एनसीईआरटी का पूरा बेसिक रूल है, वो आपको पता ही है। तब आपके लिए इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन 7। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ये भी हम पढ़कर ही बता सकते हैं। तो ए है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, यानी कि अब नहीं की बात जब आ जाए तब आप है वाला ढूंढिए, 3 होंगे 1 नहीं होगा तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी, जो जो है उनको तो आप टिक करते आइए कि ये भी है सही, ये भी सही है, ये भी सही है। काफी बच्चे नहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको नहीं जैसे ही लिखा आया है फिर भी आपको है वाला ढूंढना है,
जब एक बिल्कुल गलत दिखेगा आपको वो साफ दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पे केंद्रित होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये तो सही है। तो इसका आंसर पूछा है नहीं है, तो ये सही है। जो गलत दिखे आपको उसी का आंसर लगाना है। बी दिया है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंधित करना चाहिए, संबंध स्थापित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रतिदिन के जो भी छात्रों के अनुभव होंगे उनके साथ तो बिल्कुल संबंध स्थापित करना चाहिए। सी क्या दिया है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। अगर एक ही आप देखिए बच्चों को एक ही शिक्षा देंगे आप, मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि बच्चों को आप एक ही शिक्षा देंगे, एक ही शिक्षा क्या, एक ही अवधारणा यानी एक ही क्वेश्चन आ जाए, कोई एक ही प्रॉब्लम आ जाए, उसके लिए आप विभिन्न अवधारणाओं का या विभिन्न शिक्षण अधिगमों की जो भी विधि होती है उनका प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, आप ये बताइए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही तरह से आप समझाएं और पूरी क्लास को समझ में आ जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर बैठे हुए सारे बच्चे अलग अलग हैं, सबका जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी सबकी अलग अलग स्पीड होती है और अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों के समझने के। इसलिए जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करेंगे। आपने कोई एक क्वेश्चन दिया और उसको पहले एक तरीके से बताएंगे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, फिर पांचवे से। इस तरह से आप 5 तरीके से बताएंगे, तब जाकर सब बच्चों को कुछ समझ में आएगा। पहले तरीके से ऐसा हो सकता है 30 बच्चों की क्लास है, पहले तरीके से मान लो मात्र 10 बच्चों को समझ में आया, फिर आपने दूसरे तरीके से समझाया, फिर मान लो कि 5 बच्चों को समझ में आया। इस तरह से बच्चों को समझ में आएगा। फिर भी कोई एक आध बच्चा रह जाता है, उसको भी आप फिर और अलग तरीके से बताएंगे। तो ये आंसर आगे चल के काफी क्वेश्चनों में घूम फिर कर आ सकता है। इसलिए बस आपको इनके ऑप्शन ध्यान रखने हैं, जो जो सही हैं उनको बिल्कुल ऐसे पढ़िए जैसे कि हाँ ये कोई हमको पढ़ने के लिए बुक पढ़ रहे हैं हम। अगर आप इनको सिर्फ एक ऑप्शन समझेंगे तो आपको इस क्वेश्चन से क्या नॉलेज मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। आप इन तीनों ऑप्शनों को ऐसे पढ़िए जैसे ये ऑप्शन आपके किसी बुक में आंसर करके दिए हैं। ठीक है, तो तीनों सही बात तो ये थी। अब डी बचा हमारा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियमों का कठोरता से पालन करना। जहां पर कठोरता आ जाए वहां पर समझ लीजिए कि ये आंसर तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि ये नहीं होगा और वो नहीं पूछ रहा है हमसे, तो हमका इसका आंसर डी लगा देना है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना गणितीय अध्ययन की विशेषता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? अब हमको फिर दोबारा प्रभावशाली योजना कौन सी नहीं है जब गणित अधिगम का हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन क्या होता है? एक तरीके से हमको ये जानना है कि हमारे जो बच्चे जिन्हों को हमने पढ़ाया है वो कितना सीखे हैं, तो उसके लिए हमको मूल्यांकन करना है। एक तरीके से आप समझ सकते हो मूल्यांकन को वैसे इंग्लिश में बोलते हैं इवैल्यूएशन, और दूसरा आप समझ सकते हो कि उसका हमको रिजल्ट जानना है कि आखिर ये बच्चे सीखे कितना। ठीक है, जब हमको रिजल्ट जानना होता है तो हम क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं। चेकिंग को ही आप इवैल्यूएशन बोलते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन में चेकिंग भी आ जाती है। इवैल्यूएशन हर एक तरीके की चेकिंग का सबसे बड़ा रूप होता है, उसके अंदर सब चीज आ जाती है। मैंने आपको डेवलपमेंट वाले में बताया था कि इवैल्यूएशन में यानी कि मूल्यांकन में जो भी आपकी औपचारिक शिक्षा होती है और अनौपचारिक शिक्षा होती है, दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है कह रहा है, इसका मतलब जो जो होंगी वो तो आंसर हमको नहीं देना, जो नहीं होगी वही आंसर देना है। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन सी है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। ये तो बहुत सही बात कह रहा है। एक से अधिक तरीके के उत्तर प्राप्त होंगे तो बच्चा कुछ सीखेगा भी, अपना माइंड भी चलाएगा। ठीक है, हर एक बच्चा अलग अलग अपना उत्तर देगा। बी है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। समूह संचालित कार्यों का, और वो भी आगे लगा दिया मुख्यतः, यानी कि मान लीजिए समूह संचालित कार्य अच्छे हैं लेकिन
मुख्यतः यानी मेनली सिर्फ उसी पर फोकस किया जाए तो ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। अभी इसको थोड़ा आप होल्ड पर रखिए। आगे और ऑप्शन पढ़ेंगे हम। सी ऑप्शन है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा रटने में और समझने में अंतर कर लेगा तो वो रटना छोड़कर समझना स्टार्ट कर देगा। जब वो यही नहीं कर पाएगा, हम ऐसे कुछ कार्य ही नहीं कराएंगे कि बच्चे समझें कि रटना क्या होता है और समझना क्या होता है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ रटने पर ज्यादा ध्यान देंगे। काफी टीचर रटाने पर ही ध्यान देते हैं और बच्चे भी उसको रटने लग जाते हैं। जब आप ऐसे कार्य कराएंगे जिससे वो रटना कम समझना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए हमको ये वाला ऑप्शन काफी सही लग रहा है कि जिससे वो अंतर भी निकाल पाएंगे। डी ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ये बात काफी अच्छी है और यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। बी वाला जो हमको गलत लग रहा था वो ही इसका आंसर है बी। यानी कि बी वाला प्रभावशाली योजना नहीं है किसी भी गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ये आप कैसे करेंगे? ये आपको ऐसे करना है कि पहले आपने बच्चों की देखी कि उसने जैसे 45 गुणा 7 ये कर रहा है बच्चा। अब बच्चे ने पहले यहां से इकाई से गुणा करने की जगह यहां से गुणा करना स्टार्ट कर दिया। 7 चौक 28 का 8, हाथ से लगे 2, 7 पंजे 35 और 2 37। बच्चे ने ये कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए? 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगा 3, 7 चौक 28 और 3 31। आंसर आना चाहिए 315, आ गया 837। अब टीचर क्या करेगा? 837 देख के कट्टा कर देगा, कह देगा बेटा तुम्हारा गलत है, तुमने तो पहाड़ा ही गलत कर दिया पूरा, तुम्हें 7 का भी पहाड़ा नहीं आता है, और उसे मारने लग जाएगा। ऐसे टीचरों को बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको टीचर बनना है तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, स्पेशली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीटेट पास करने के लिए। आपको ना तो बच्चे को मारना है ना डांटना है। आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? आप प्यार से पूछेंगे, अच्छा बेटा आपने इसका ये आंसर लगाया है, अच्छा जरा मुझे बताओ कि आपने ये किया कैसे? तब वो बच्चा बताएगा सर मैंने इसका गुणा इसमें किया, फिर इसके बाद इसमें कर दिया, हासिल के 2 जोड़ दिए। तब आप उस बच्चे को समझा सकते हो काफी अच्छे से कि ये बच्चे को पहाड़ा तो याद है, इसका मतलब बच्चे के गलती क्या की है, उसने 2.5 से गुणा करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप उसको एक बार और समझाएंगे, एक बार नहीं तो 2 बार और समझाएंगे, 2 बार नहीं तो 3 बार और समझाएंगे, और जब तक समझाएंगे जब तक बच्चे के समझ में नहीं आ जाएगा। और बच्चा काफी स्पीड से और काफी अच्छे से सीखता है अगर टीचर उसको सपोर्ट करे। तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत जल्दी यहाँ से गलत होने पर भी निराश नहीं होगा। जब आप पूछेंगे अच्छा आपने यहाँ से कर दिया है, अच्छा अच्छा, तो आप इधर से गुणा करना स्टार्ट कीजिए। पहले इकाई से करते हैं, फिर दहाई से, फिर सैकड़ा में, ऐसे गुणा करना आप बताएंगे तो बच्चा काफी अच्छे से समझेगा भी। और उस पर आपके ऐसे गलत करने से इकट्ठा कर दोगे आप तो वो काफी उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। वो दोबारा से आपको सामने दिखाने से पहले डरेगा कि कहीं मेरा गलत ना हो जाए। इस तरह की काम नहीं करनी चाहिए। एक अच्छे टीचर को स्वभाव बिल्कुल नहीं देते हैं, स्पेशली प्राइमरी टीचर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हम समझ गए ना किस तरह से विभिन्न त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। ऐसे हम बच्चों की जो त्रुटि होती है उनके तर्क का विश्लेषण कर सकते हैं, उनसे पूछकर काफी अच्छे से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि उसने ऐसा गलत क्यों किया। अब इससे हम समझा भी तो सकते हैं, उसका डेवलप भी समझ सकते हैं, उसका कहाँ तक हुआ है, उसको पहाड़े याद है कि गुणा नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग हमको समझाने में काफी आसानी भी होगी और बच्चे को सीखने में भी काफी आसानी होगी। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। आंसर दिया है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए यह प्रभावशाली योजना नहीं है कि समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो इन्होंने सीधे सीधे इसका आंसर बता दिया। अब 9th क्वेश्चन दिया है, 18 से ही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हमको पेन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं है। इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जितने भी मैथ के क्वेश्चन रह जाएंगे उनको सबको मैं आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्विंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है, ये भी क्वेश्चन सॉल्विंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंकों इतने इतने के स्थान पर व्यवस्थित किया गया है, योग करने पर अधिकतम संख्या संभव क्या होगी, वो भी
पेन को यूज करने के लिए है, इसको भी स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है रेलगाड़ी वाला, ये टाइम वाला मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा सीटेट में, यानी कि ये भी सॉल्विंग का है। 14 दिया है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वह इतनी इतनी घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़, ये भी सॉल्विंग का है, इसको भी स्किप करेंगे। फिर क्वेश्चन दिया है 15वां, देखिए इसमें भी सॉल्विंग का है, ये भी स्किप करेंगे। 16वां दिया है, ये भी स्किप करेंगे। 17वां दिया है, ये भी स्किप करेंगे। 18वां दिया है, ये भी स्किप करेंगे, क्योंकि ये सारे सॉल्विंग है, इनको हम अगली क्लास में सारे को सॉल्व करेंगे। 19वां दिया है, ये भी स्किप करेंगे। 20वां दिया है, अब आप देखिए ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, लेकिन इसको हम देखकर भी बता सकते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं हैं? तो इसका आंसर है एक्स, वो देख के ही पता पड़ रहा है, और आप इसकी एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो कि क्षैतिज कैसी होती है और ऊर्ध्वाधर कैसी होती है। आपने सबने वो तो पढ़ा ही होगा, एक्स वाई एक्सेस होती है, जो ये वाली जो एक्सेस जा रही है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सेस, और ये जो जा रही है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस। ठीक है, तो यही क्षैतिज का बात कर रही है और ये बात कर रही है हमारी ऊर्ध्वाधर का। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। तो ये किससे बन रहा है? एक्स में बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सॉल्विंग का है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये भी सॉल्विंग का है। इसके दिया है, ये भी सॉल्विंग का है, 23 वाला। इसके बाद जो दिया है ये भी सॉल्विंग का है, लेकिन इसको हम पढ़कर भी कर सकते हैं, तो अभी इसके आप माइंड ज्यादा ना मारें, नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं। चलो इसको देख लेते हैं एक बार क्या है। हाँ, ये आपका पेडागोजी का है। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम अनुसरण करने की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन ए दिया है, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, और बी है ठोस पदार्थ लेकर चतुर्थांशों में बांटना, सी है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो इनको हमको एक सीरीज बतानी है, किस तरह से हम बच्चे को समझाएंगे। तो थर्ड क्लास वाले बच्चों को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ठोस पदार्थ लेंगे, उसको चतुर्थांशों में बांटेंगे, यानी कि उसके अलग अलग टुकड़े कर देंगे बच्चों के सामने। जब बच्चे को कोई चीज सामने दिखाई जाती है, छोटे बच्चों को, तो उनको काफी अच्छे से समझ में आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना है। फिर इसके बाद ऑप्शन दिया है सी, यानी कि चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाने। जब आप बांट कर दिखा देंगे उनको, फिर उनको अलग अलग टुकड़े कैसे कैसे होते हैं वो चित्र भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आखिरी क्या है, ए ऑप्शन, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। फिर आप उसके जो प्रतीक हैं उनको श्यामपट्ट पर लिख भी सकते हो कि या फिर ये 1/4 है, ये 1/2 है, ये आधा है, ऐसे करके आप सब बच्चों को बता सकते हो। चतुर्थांश का मतलब आप समझ ही रहे होगे, किसी एक चीज के 4 हिस्से करना, चौथा हिस्सा। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। कक्षा 3 में चतुर्थांश यानी 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित अनुक्रम का अनुसरण करना चाहिए। पहले ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांशों को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना होगा। क्या होगा प्रतीक? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 के गुणन को इस प्रकार किया कि 16 × 25 बराबर 8 × 2 × 5 × 5। फिर लिख लिया उसने 8 × 5 × 2 × 5, फिर 8 पंजे 40 कर लिया और 2 पंजे 10 कर लिया। आंसर तो उसका सही है बिल्कुल। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है? तो ये एक गुणा का नियम होता है, जब दो संख्याओं को आपस में बदलने। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं इसको, कि जैसे 16 × 25 लिख रहा है, इसको 8 × 2 लिखा और फिर 5 × 5। अब जो दोनों 8 × 2 वाली है, तो उसका 2 या तो उधर ले जाओ या 8 ले जाओ, और उधर से एक संख्या को इधर ले आओ। जब दोनों का ऐसे गुणा करने पर सेम आंसर आता है, तो आपका ये किसका नियम कहलाता है? साचार्य सिद्धांत का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ये साचार्य सिद्धांत होते हैं कुछ, मैं आपको एक सिद्धांत बता दूंगा। और ये सारे सिद्धांत या जो भी मैथ की बेसिक चीजें हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी कक्षा 6 की एनसीईआरटी की क्लास में। अगर आपने कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो क्लास की
किताब पढ़ ली मैथ की, उससे आपको काफी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर ऐसे ही 7 की पढ़ ली और 8 की पढ़ ली तो समझ लिए सीटेट में कुछ ऐसा नहीं रहेगा न्यू जो आपको बेसिक करने में थोड़ी भी दिक्कत दे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको सॉल्विंग की जरूरत नहीं है, यानी ये कैसा है, पेडागोजी का। पेडागोजी में भी इंक्लूसिव एजुकेशन का ये क्वेश्चन है, समावेशित शिक्षा या समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। समावेशित विद्यालय क्या होता है, यहाँ पर हर एक तरीके के बच्चे को एक नॉर्मल तरीके से रखा जाता है, ये नहीं काफी उसको स्पेशल फील कराया जाए कि आपको दिखाई नहीं देता है या फिर कुछ भी। हर एक बच्चे को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है, बस हमको या टीचर को जो भी होता है उसको उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छे से समझाना होता है, जिससे हर एक बच्चा अपनी क्लास में अच्छे से समझ पाए। तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया है, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा दे रहे हैं आप, तो विशेष शिक्षक का यहाँ पे कोई स्पेशल काम नहीं है। बी ऑप्शन है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। ये भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी और आगे के पढ़ते हैं हम। इनसे सीटेट में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 में जरूरी नहीं है कि एक ही सही हो, दूसरा भी सही होता है, तीसरा भी सही होता है। फिर हमको देखना होता है कि ये तीनों कौन से एक में कवर हो रहे हैं, यानी कोई एक अकेला ऐसा होगा जिसमें वो बचे हुए दोनों भी कवर हो जाएंगे पहले से। ठीक है, तो अगर ये ठीक लग रहा है तो ठीक लग रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। किन्हें, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, उच्च उपलब्धि यानी कि जो काफी माइंडेड बच्चे हैं, काफी स्पीड से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, उनके पास बैठाएंगे हम। नहीं ऐसा, फिर आप टीचर क्या कर रहे हो क्लास में। इसका आंसर है डी, इसका लिख रहा है डी पर, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। ये बात आ जाती है एक टीचर के ऊपर कि शिक्षण अधिगम की जितनी भी वैकल्पिक प्रणालियां हैं, वैकल्पिक मतलब जितने भी आपके पास ऑप्शन है बच्चों को सिखाने के, आप उन सब ऑप्शनों का और उन सारे इंस्ट्रूमेंट यानी साधनों का प्रयोग करके उन बच्चों को सिखाएंगे। जैसे ब्रेल लिपि है उससे आप सिखाएंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर लगाएंगे डी वाला। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। समावेशित विद्यालय में कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसको हम पढ़ के ही बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पेडागोजी का नहीं है, ये है मैथ का। तो इसका ए ऑप्शन दिया, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन दिया है, एक संख्या को विभिन्न एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो भी एक संख्या है उसको हम विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप इसकी एक्सप्लेनेशन। जैसे देवनागरी में आप 1 2 3 4 कुछ इस तरह से लिखते हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय में 1 2 3 4 5 को ऐसे लिखते हैं, और रोमन अंक को 1 2 3 4 5 को ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि ए और बी दोनों ही बिल्कुल शुद्ध हैं, लिख रहा है इसमें, हम बोल रहे हैं तो अपनी भाषा में तो सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 28। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो इनमें गणितीय प्रक्रम कौन सा नहीं है, कंठस्थ करना नहीं है बिल्कुल। अब आकलन करना है, पक्षांतरण होता है एक तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन, और मानस दर्शन क्या होता है, जो बच्चों के मेंटल लेवल पर आप बच्चे सीखते हैं समझते हैं उसको मानस दर्शन बोलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है, जबकि आकलन करना, पक्षांतरण, मानस दर्शन, रचना आदि गणितीय प्रक्रम हैं। गणितीय शिक्षण प्राय मौलिक तथ्यों, नियमों और सूत्रों को रटने पर बल दिए जाने की आलोचना करती है। इन चीजों की आलोचना करती है, यानी कि ये सारे गणित में बैन है एक तरीके से, कि आप मौलिक तथ्य बताएं, उनको फैक्ट बताएं, या फिर नियम बताएं, या सूत्रों को रटने पर बल दें। ये सब की कौन गणितीय शिक्षण आलोचना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है।
तो इसका आंसर क्या है? ए संरक्षण नहीं, ये तो है। बी मापन, सी वर्गीकरण, डी वर्ग समावेश। तो इन सब में क्या नहीं है? मापन। जो प्रारंभिक संख्या संकल्पना होती है, यानी कि आप बच्चे को प्राइमरी नंबर सिखा रहे हैं, 1 2 3 4 करके गिनती सिखा रहे हैं, क्या इसमें मापन की कोई जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो संरक्षण, वर्गीकरण और वर्ग समावेशन ये तीनों होते हैं। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मापन प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, जबकि संरक्षण, वर्ग समावेशन, वर्गीकरण प्रारंभिक संख्या की संकल्पना से संबंधित है। कुछ ऐसे फैक्ट के क्वेश्चन है जो आपको एक एक बार पढ़ने हैं और उसी से आपको समझ में आ जाएंगे साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ये योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याएं हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सी सही है। जैसे कि पहला ए दिया है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? तो ये भी योग के लिए ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, शाब्दिक समस्या पूछ रहा है वो। बी दिया है, ₹9,950 वाले मोबाइल फोन की कीमत बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? ये भी ठीक है। अब ए और बी इन दोनों में हमको ये बताना है कि ये कौन से योग के जो समस्याएं हैं वो किस टाइप की हैं। आंसर है हमारे नीचे, ए बी सी डी में से एक है। दोनों ही योग के समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। समुच्चयन संरचना क्या होती है? जिसमें दो चीजों को जोड़कर एक जगह इकट्ठा पूछा जाए। तो इसमें पहले में तो हो रहा है समुच्चयन 15 और 17, जबकि दूसरे में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसमें तो वृद्धि हो रही है, बजट के बाद उसको जोड़ा जाएगा, वो अलग है। दो चीजें थोड़ी हैं जिनको अलग अलग जोड़कर आप एक जगह इकट्ठा करने हैं, नहीं। तो इसका ए तो सही है समुच्चयन के लिए, बी नहीं है इसका। दूसरा दिया है, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। संवर्धन संरचना वही होती है जो इसका बी वाला दिया है, जिसमें किसी में अगर किसी चीज में वृद्धि होती है, उस वृद्धि को जोड़ना ही संवर्धन कहलाता है। तो इसका ये भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। सी दिया है, ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन, उल्टा बोल रहा है दोनों को। डी देखते हैं, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही है कि ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है और जबकि बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया हमारा। आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। अब आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी सीटेट की, जो भी प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन है उन सारे की। अब आपको करना क्या है होमवर्क में, मैंने आपको अभी तक सीडीपी के 3 पीवाईक्यू कराए हैं, आज आपको ये मैथ का पीवाईक्यू घर से पढ़ के आना है। जो मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चन कराए हैं, ये तो आपको अच्छे से पढ़ने ही हैं, पूरे पेडागोजी वाले। इनके अलावा जो सॉल्विंग के हैं उन पर बस आपको एक बार नजर मार के आनी है, आप पे हो पाए तो सॉल्व करना, नहीं तो कल मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तो बस आपका ये होमवर्क है आज का होमवर्क, जो ये पीवाईक्यू मैंने आज कराया है 2019 वाला, आपको ये घर पे एक बार पढ़ना है, स्पेशली वो क्वेश्चन जो आज कराए हैं मैंने। जैसे ही आप इनको एक बार दोबारा खुद से पढ़ोगे अकेले में अच्छे से, तो आपके ये समझ में आएंगे। और हर एक क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन तो पढ़नी ही पढ़नी है। आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उस ग्रुप में जाकर इसकी पूरी पीडीएफ देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कल हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन, तो आप देखिए कैसे मैथ के क्वेश्चन कितने इजीली होते हैं और उनमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा। थैंक यू।